मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का जो तरीका है, चूंकि इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ही जटिल एक सब्जेक्ट हो जाता है। इकोनॉमिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत पैदा होते हैं। इकोनॉमिक्स में एक स्पष्ट धारणा बना पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो जो क्लियर एविडेंसेस होते हैं, जो क्लियर सेगमेंट्स होते हैं, वो पाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा, एनसीईआरटी इकोनॉमी मेरी नज़र में बहुत ही एक ख़राब किताब है। अगर मैं एक सीधे लैंग्वेज में बात करूं, वो आपको जस्टिस नहीं देती है। मतलब वो बहुत पुराने तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स वे में लिखी गई है, यानी वो वेस्ट अर्थशास्त्र के रूप में लिखी गई है। और आज जो पैटर्न है प्रेजेंटली यूपीएससी का, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें कुछ नई चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं कि हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ अगर आप 6th क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटीज को अगर आप इकोनॉमी में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके लिए वो वेस्टेज है, ठीक है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यानी हमने जिस तरह से ज्योग्राफी एनसीईआरटी आंदोलन में पढ़ा, उसके अलग हटकर यहाँ पर हमें जो है वो एक नया सेगमेंट चालू करना पड़ेगा, नया सेगमेंट हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब किसी सब्जेक्ट को समझते हैं तो सबसे पहले हमें उसके डायमेंशंस को समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली, मेरा टीचर या इस बुक में हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि ज्योग्राफी में क्या था, ज्योग्राफी में हमने देखा कि हम चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, हम चैप्टर बाय चैप्टर मूव कर रहे थे, और जो 9, 10, 11, 12 के कॉन्सेप्ट है उसको उसके साथ मर्ज करके लेके चल रहे थे। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये लीवरेज हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ है। तो मैं पहले बता दूं, जो बच्चे एनसीईआरटीज को पढ़ के ये सोच रहे हैं कि वो इकोनॉमी एनसीईआरटी में कुछ बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे, तो उनको वहां बड़ी निराशा उनके हाथ लगेगी, राइट। तो बहुत ध्यान रहे कि हम लोग अब इसको आगे लेकर चलते हैं, और हम लोग जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी आंदोलन में हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। रेडी? तो पेन पेपर आपके साथ तैयार होना चाहिए, और हम इसके साथ जो है मैं इसको लिखाता जा रहा हूं, आप इसको जो है वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं इकोनॉमी। सबसे पहले हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ये अलग अलग जगहों पर है, मुझे इस फ्लो के साथ जाना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसको कैसे कवर करना होगा, और एनसीईआरटी पढ़ते समय चैलेंज कहां से आता है। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, उस टॉपिक्स को आप समझिए, उसका ओरिएंटेशन समझिए, और बिखरे हुए हिस्से को जोड़िएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6ठी से 12वीं तक की इकोनॉमी पढ़ के आपको आउटपुट निकलेगा, तो वो आउटपुट आपका यहां नहीं निकलने वाला। सो बी केयरफुल अबाउट, हम यहां टॉपिक की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी आंदोलन में इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के टॉपिक को सबसे पहला हम टॉपिक लिखते हैं कि हमारे पास सेगमेंट क्या है। इकोनॉमी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट हो जाता है, जो ज्योग्राफी से अपना बेस लेता है। इसके पीछे वहां का पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमी सोसाइटी के साथ भी जाकर जुड़ता है, समाज के साथ। यानी इकोनॉमी बेसिकली जो है एक प्रयोगात्मक सब्जेक्ट है। प्रयोगात्मक मतलब कि हम अपने समाज पे, अपनी राजनीति पे, हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी एक बहुत, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये अप्लाइड साइंस है, यानी कि एक प्रयोगात्मक विज्ञान की तरह कार्य करता है, जहां इसके सिद्धांत जो होते हैं, प्रिंसिपल, उससे कहीं ज्यादा इसका अनुप्रयोग यानी इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो इकोनॉमी कैसा एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर इसके प्रिंसिपल से ज्यादा इसका अनुप्रयोग यानी कि इसका जो है एप्लीकेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन लिखी है आप लोगों ने, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में हमें पढ़ने का आज का नजरिया बता रहा हूं। अगर आपको आज एग्जाम देना है, चाहे आपको यूपीएससी देना हो, चाहे आपको कोई और भी एग्जाम देना हो, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, राइट। तो इसके साथ हम चलेंगे। सो क्लास जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। दिस इज द टाइम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में। अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है दैट इज अ सेगमेंट। आज हमारी इकोनॉमी की पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। एनसीईआरटी आंदोलन में हम इकोनॉमिक्स को करने जा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, इकोनॉमिक्स में हम 6ठी से 12वीं क्लास नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स इस मामले में वर्स्ट बुक है अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में, क्योंकि जो एनसीईआरटीज हैं वो मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स से फोकस करती हैं, और अब जो एग्जाम है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र पे ज्यादा फोकस करता है। यानी हमें एनसीईआरटी में जहां जहां हमारे काम के कॉन्सेप्ट हमें वो निकालना पड़ेगा, और हमें केवल उतना ही पढ़ना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट इट। मैंने अपनी तरफ से इकोनॉमिक्स में काफी कुछ जोड़ा है, क्योंकि इसमें आपकी इकोनॉमी की जब तक समझ नहीं होगी कि आखिर ये कैसे काम करता है, तब तक काम आपका नहीं बढ़ेगा। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, मैंने जो टॉपिक डाला है दैट इज अ बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की शुरुआत। ये मैंने कुछ कहानियां अपने साथ जोड़ी हैं, और वहां पर आपको बताया कि अर्थव्यवस्था आखिर विकसित कैसे हुई। ये हमारी एनसीईआरटी में मिसिंग पार्ट है। लेकिन इकोनॉमी एक बहुत ही क्लिष्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत ही क्रूर सब्जेक्ट है, बहुत ही रसहीन माना जाता है इसको, इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं होता है। तो एक टीचर के सबसे बड़ा जो चैलेंज और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस रसहीन सब्जेक्ट को वो क्या करे, वो एक रसीले सब्जेक्ट में कन्वर्ट
कर सके, स्टूडेंट उसके साथ अपने आप को अटैच कर सके। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि इकोनॉमी, जहां तक हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसमें हम प्रिंसिपल से बात करते हैं। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां प्रिंसिपल से ज्यादा उसका अनुप्रयोग यानी उसका एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको, आपने समझा बैंक रेट क्या होता है, बैंक कैसे काम करते हैं, आपका मुद्रा कैसे काम कर सकती, पर सवाल है उनका हमारे समाज, हमारे जो है वो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में उनका अनुप्रयोग हम कैसे करते हैं, उसका एप्लीकेशन हम कैसे लेकर चलते हैं, राइट। तो अब हम यहां पर लिखेंगे बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमी, लिखते जाइए। हिंदी इंग्लिश के लिए अगर कोई मेरी क्लास में बात करेगा तो मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मैं पहले कह रहा हूं। हिंदी लिखते जाइए, इसकी अर्थव्यवस्था की शुरुआत। अगर किसी का मुझे इस बारे में मैसेज आ गया, मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी भाषा का नहीं ज्ञान का इम्तहान है, आप इसको लिखते जाइए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अर्थव्यवस्था की शुरुआत। हिंदी वाले अपने रिजल्ट के पतन का स्वयं कारण हो जाते हैं कई बार। ये मैंने एक एड ऑन टॉपिक जोड़ा है इसमें, डन है, हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2, जर्नी ऑफ इकोनॉमी। ये दोनों मेरी तरफ से एक एड ऑन है। एक अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है और दूसरा जर्नी कहां से इसकी चलती है, यानी इकोनॉमी को हम जो है वो कैसे आगे लेकर जाएंगे, जर्नी किस रूप में। इकोनॉमी का मैं एक पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया तो आपको कैसा लगा, राइट आपने देखा कि पहले मैंने एक पूरी पिक्चर बनाई, कॉन्सेप्ट के बेस बनाया और धीरे धीरे मैं आपको एक हायर लेवल पे लेके चला गया, राइट मानते हैं इस बात को। सेम ऐसे ही मैं इकोनॉमी में कुछ नए प्रयोग करने जा रहा हूं और मैं करता रहा हूं। इकोनॉमी मेरे पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि इकोनॉमी में आपको ऐसा लगे कोई मूवी चल रही है या कोई वेब सीरीज चल रही है और आपको उसकी जो चुनौतियां हैं, जो उसके अंदर का गणित है, उसको निकालते हुए मैं आपको इसको सबसे रोचक सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। इसीलिए मैंने 2 सब्जेक्ट आपको जो है वो 2 टॉपिक अपनी तरफ से ऐड ऑन किए हैं। एक है बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जैसे शब्द की शुरुआत कहां से होती है, और दूसरा जर्नी ऑफ इकोनॉमी यानी कि जो है वो एक कहानी के रूप में मैं और मेरा फेवरेट स्टूडेंट गजोधर, हम दोनों जो है वो निकलेंगे और हम जर्नी करते हुए आपको समझेंगे। चाहे मैं इसको पहले शुरू कर दूं, चाहे पहले इसको शुरू कर दूं, तो मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, पूरी पिक्चर किस रूप में हमारे सामने आ गई। तो आपको आश्चर्यचकित होगा कि आप कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को एक कहानी, वेब सीरीज के रूप में आप इसको पूरी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं हम लोग। तो अर्थव्यवस्था की यात्रा लिखो, अर्थव्यवस्था की यात्रा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम जब पूरी यात्रा को समझ लेंगे कि ये जो आर्थिक जर्नी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की यात्रा है, वो किस रूप में हमारे सामने आती है, ठीक है। तो अब अगर हम करें तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि हम अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत लिखो, अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत, अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत। अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत, ओके। एप्लीकेशन पे क्लास चल रही है, वहां शुरू हो गई है क्लास, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। और ज्योग्राफी मैंने कहा आप दिन में 2 क्लास, एक ज्योग्राफी की क्लास और इकोनॉमी की क्लास, क्योंकि ज्योग्राफी का अब मैंने जो है वो संसाधन भूगोल पूरा करा दिया है, तो अब इकोनॉमी पढ़ाने के लिए मेरे पास पूरा जो है बेस तैयार है। तो 2 क्लासेस आपको पता है। बहुत ज़्यादा घबराते हो तुम लोग यार, यूपीएससी के योग्य हो या नहीं ये सोचना पड़ेगा। इतनी घबराओगे जिंदगी में तो कैसे काम चलेगा। और ये घबराहट का सीधा सा मतलब होता है, क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, अपने संस्थान पर विश्वास नहीं है, या तुम्हें संसार पर ही पूरा भरोसा उठ गया तुम्हारा, तो इतना घबराओ नहीं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ चलो, बड़े ब्रेव लोग का एग्जाम है ये, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास। हम जब भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, जो कि हमारा मूल केंद्र है, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास को हम पढ़ेंगे, इस जर्नी को। ये टॉपिक्स आपको याद रहेंगे। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि ज्योग्राफी में आपने टॉपिक्स नहीं दिए, इकोनॉमिक में टॉपिक दे रहा हूं, क्योंकि ज्योग्राफी में मुझे टॉपिक्स नहीं देने थे, ज्योग्राफी में मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना था, राइट। इस पे मुझे टॉपिक्स देने, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। यही एक होशियार टीचर यही काम करता है। एक डंडे से सबको हाकोगे तो कभी आउटपुट नहीं निकलेगा। मुझे जो ज्योग्राफी में था कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर चल सकता हूं, इकोनॉमी में चैप्टर बाय चैप्टर नहीं चल सकता, क्योंकि एनसीईआरटी उसको जस्टिफाई नहीं करता है, वो सिर्फ किलिंग ऑफ टाइम होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसीलिए हम टॉपिक बाय टॉपिक रन करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास, ये टॉपिक हमें कवर करना है।
अगला आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। लिखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ, भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ। भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ, भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमें अपने समाज को भी समझना पड़ेगा और हमें अपनी पॉलिटी को यानी कि राज व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। जब हम भारतीय समाज को देखते हैं, अर्थव्यवस्था क्या काम, अभी मैंने एक लाइन बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये सब्जेक्ट इकोनॉमी प्रिंसिपल से ज्यादा एप्लीकेशन पे फोकस करता है, सिद्धांतों से ज्यादा ये किस पर बात करता है, उसके अनुप्रयोग पे। भारत के समाज को देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को जब हम बात करते हैं तो इमेजिनेशन आता है कि एक कोई थाती है, लेकिन जरा भारत को समाज को देखो, एक महिला है, एक गरीब व्यक्ति है, एक जो बाल श्रम कर रहा है, एक जिसका बाल विवाह हो रहा है, इस तरह की बहुत सी चुनौतियां जो होंगी, एक पिछड़े क्षेत्रों से आ रहा है जिसको अवसर नहीं है, स्कूल नहीं है, हेल्थ नहीं है। एक भारत का समाज वो भी है, एक समाज वो भी है जिसको मॉल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, इंटरनेट की स्पीड चाहिए, उसको जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए। ये दो कैरेक्टर हमारे भारत में ही हमें देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था करती क्या है, अभी हम इस पे बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो, अब मेरे साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाओ। शुरू करें, बिस्मिल्लाह कर दें हम लोग। चलो श्री गणेश और बिस्मिल्लाह कर लेते हैं हम लोग। और यहां पर सबसे पहले लिखो, अर्थव्यवस्था का मकसद क्या होता है। लिखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मकसद क्या है। चले, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्वेश्चन लिखो, अर्थव्यवस्था का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमी। लिख लिया, चलिए पहला ही हम क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे। अगला सेगमेंट देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो हमारी आजादी रही है, हम 75 साल में प्रवेश कर गए हैं। 1947 में हमें आजादी मिली थी, उससे आजादी से पहले हमने 190 सालों की अंग्रेजों की गुलामी का सामना किया, उनके शासन का सामना किया। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मूल चरित्र था, भारतीय सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, जो इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन सोसाइटी का जो मेन कैरेक्टर्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत पूरी दुनिया का बादशाह था। 17.5% पूरी दुनिया का व्यापार यानी यूरोप के टोटल जो ट्रेड के बराबर अकेले ट्रेड हिंदुस्तान किया करता था। घर घर में उद्योग था और भारतीय समाज में जो है वो बहुत ही हमें एक अलग तरह से उद्यमशीलता यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें दिखाई पड़ता है। और इंडस्ट्री के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक क्लास में कि इंडस्ट्री जो होती है वो डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। समझ आ रहे होगी आपकी बात, मैंने क्या कहा, वो व्युत्पन्न रोजगार उत्पन्न करती है। यानी आप सोच के देखिए कि भारतीय मूलतः जो है वो यहां पर घर घर में इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो आज जापान का मॉडल है, जो चाइना का मॉडल है, 1900 बहुत से पहले ही हमने इस मॉडल को अपना लिया था। और उसकी वजह से भारत जो है वो अर्थव्यवस्था में सिरमौर था। ये वही हिंदुस्तान था जिसके बारे में टॉलमी ने कहा था कि बड़ा पापी देश है, ये हमारे सारे सोना चांदी को खींच के लेके चला जा रहा है। पूरी दुनिया को हमसे व्यापार करने के लिए अपना सारा मुद्रा देनी पड़ती थी। हमारे पास हमेशा जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस रहा करता था। हमारे पास जो है हमेशा व्यापार हम अधिक रहा करते, जैसे आज चाइना के पास है। लेकिन 190 सालों की गुलामी में जो ये पूरा ब्रिटिश शासन था, उसने हमारी पूरी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या किया, तबाह करके रख दिया। और जब तबाह करके रख दिया तो उसकी वजह से 1947 में जब हम आजाद हुए, एक नए भारत की हम बात करने लगे, एक नए इंडिया की बात करने लगे, तो हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी थी और हमारे सामने एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाएं भी बड़ी थी। वो जो भारतीय जो इस पूरी इस शिद्दत के साथ लड़े इस आजादी के आंदोलन में, किसी भी रूप में, किसी ने अपनी शहादत दी, कोई शांति से लड़ा, किसी ने बंदूक उठाई, सबका उद्देश्य आजादी पाना था। और आजादी पाने के बाद अब भारत के सामने दो रास्ते थे। 1947 में पहली बात तो भारत का विभाजन कर दिया गया, एक बहुत बड़े रक्तपात से होकर गुजरना पड़ा। ब्रिटिश जहां जहां से गए इस पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं, जहां जहां से गए उन्होंने कुछ ऐसी लाइनें खींची जो हमेशा वहां पे जो है रक्त को पीती रही हैं। वो तब भी लाइनें जो है वो खून पीती थी, आज भी ये खून पीती हैं। ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच में जो खींची गई लाइनें हैं, ये आज भी रक्त पी रही। हमारे सैनिकों की शहादत यहां पर होती चली आ रही है। ये इनका एक खास कैरेक्टर, इनका एक खास नेचर रहा है पूरी दुनिया में। ये अफ्रीका में भी ऐसी लाइनें खींच कर गए। तो चैलेंजेस बहुत था, एक तो चैलेंजेस था, दूसरा एस्पिरेशंस था। एक राष्ट्र जो अभी जिसके पास इतने घाव हैं उसको चलना है और दौड़ना है। दूसरा एस्पिरेशंस में जो आबादी आने वाली है, जो इतने समय से हम जो दमित रहे हैं, हम सप्रेस किए गए हैं, उस आबादी को भूख से मिटाना है, वहां पे खत्म करना है भूख को। बच्चों को जो है वो शिक्षा देनी है, लोगों की आय प्रत्याशा बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं है, उद्योग पैदा करना है। ढेर सारे एस्पिरेशंस हमारे सामने थे। तो एक राष्ट्र जब चुनौती और एस्पिरेशंस दोनों होते हैं तो बड़ी जटिल कंडीशन
सिचुएशन होती है और वहां राष्ट्र के लिए निर्णय लेना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो आर्थिक निर्णय होते हैं। आर्थिक निर्णय यानी इकोनॉमिक डिसीजंस। मेरी बात को बड़े ध्यान से और गंभीरता से सुनना और उस समय रोमांचित होना। अपने आप को इस समय इस क्लास में मत रखो, अपने आप को 1947 के भारत में आंख बंद करके कल्पना करो, मेरी बात को सुनो और मेरी बात को समझो। इकोनॉमिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अपने आप को 1947 में समझो, भारत की गलियों में जाकर खड़े हो जाओ और वहां पर महसूस करो कि चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, सड़कें बहुत कम है, बिजली बहुत कम है, जीवन प्रत्याशा मात्र 32 है हमारे साथ, हमारे लोग ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते, भारत का 92% बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, हमारे यहां बहुत बड़ी आबादी कृषि में लगी हुई है और प्रति व्यक्ति आय हमारे किसान की 20 रुपए से भी कम है, खाल हड्डियों में चिपक चुकी है। उस भारत की कल्पना करो। और ऐसा देश जब उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, अपनी आकांक्षाओं को वो तलाशने की कोशिश करेगा, सामने बड़ा भटकाव है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कब ये गिर जाएगा, कब ये लड़खड़ा कर खत्म हो जाएगा। एक राष्ट्र के रूप में कभी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत को अगर सूक्ष्म रूप से देखोगे तो बंगाली भी था, बिहारी भी था, उड़िया का भी व्यक्ति था, गुजराती था, कश्मीरी था, दक्षिण भारतीय भी था, ये सभी लोग भारत का हिस्सा थे। बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा था भारत एक समाज है ही नहीं है, बहुत जल्दी ही ये अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन हमारे स्वप्न दृष्टाओं से लेकर और भारत के मूल चरित्र के अंदर ये ब्रिटिश ये नहीं समझ पाए कि हम भारतीय जो है वो अंदर से एक धागे से पिरोए गए हैं, बड़ा मजबूत धागा, और हमने उस एस्पिरेशंस को, एक ऐसा देश जो लड़खड़ा रहा था, जिसके पास अभी विभाजन का दर्द था, जिसको काटा गया था अभी अभी, और इतने जख्मों के बाद भी उसके मूल चरित्र में एक एस्पिरेशन था और राष्ट्र के रूप में हमें खड़ा होना था, पूरी दुनिया को दिखाना था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक नेशन के रूप में खड़ा हो सकता है और अपनी एस्पिरेशंस को लेकर आगे चल सकता है। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा हमने उस समय पाल ली थी जब इस महत्वाकांक्षाओं के बोझ को ढोने के लिए हमारे कंधे मजबूत नहीं थे। हमने अपनी ताकत को उठाया और वहां से हमने चलना शुरू किया, लेकिन यह चलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि याद रखिएगा राजनीतिक निर्णय हो सकता है, स्थायी हो सकते हैं। तुमने सीमाएं खींच दी, स्थायी हो गई, रेड क्लिफ लाइन खींच दी, वो स्थायी हो गई, आपने जो है वो संविधान बना लिया, स्थायी हो गया। लेकिन आर्थिक निर्णय हमेशा बदलते रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं हमेशा चेंजेबल होते हैं, हमेशा उसमें मूवमेंट आता रहता है, इसीलिए बार बार उसको बदलने और उसको इवैल्यूएट करने यानी उसका मूल्यांकन करने की हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। यही सबसे बड़ा इकोनॉमी में चैलेंज आ जाता है। समाज जैसे जैसे बदलता जाता है, आर्थिक नीतियां लगातार उसी तरह से बदलती चली जाती है। हर दशक में हमारे समाज की, इन एवरी जो डिकेड है, हमारी सोसाइटी की नीड्स बदलती चली जाती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 1947 के भारत में, जो 1950 से 1960 का दशक था, भारत की जरूरत क्या थी? भारत की जरूरत थी कि हमें किसी तरीके से गेहूं और चावल मिल जाए। हम अमेरिका से भीख मांगते थे, PL 480 प्रोग्राम में आगे पढ़ाऊंगा, हम उससे जो है वो अन्न मांगते थे, हमारे पास अपने लिए अन्न नहीं था। लेकिन अगर मैं आज के भारत की बात करूं तो आज के भारत जो है वो गेहूं चावल नहीं मांग रहा है। आज का कह रहा है कि हमें 5G डाटा दे दो, हमें स्मार्टफोन दे दो, हमें ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी दे दो, हमें काम करने के लिए तरीके दे दो। ठीक है, आज का भारत, आज जिस आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यूथ मुझे सुन रहे हैं, आज उनकी एस्पिरेशंस बिल्कुल अलग है। उनको यह नहीं सोचना है कि मुझे गैस सिलेंडर की लाइन में लगना है या टेलीफोन की लाइन में लग के कई कई दिन जो है वो पर्चा लेकर खड़े रहना है कि भैया हमारा टेलीफोन लगना है। आज आप गए, अपना आधार दिया, खटाक से आप सिम लेकर चले आए। लेकिन आप उस भारत की परिकल्पना करो जहां पर गेहूं के लिए जो है वो अमेरिका से आया हुआ सड़ा गेहूं, उसके लिए जो है वो बहुत लंबी लंबी लाइनें ऐसे लगी हुई हैं। लोग सुबह से शाम तक जो है वो अपना सामान बर्तन लेके खड़े कि उनको गेहूं मिल जाए, उनको खाने के लिए मिल जाए। लगातार ये चीजें जो होती हैं वो हमें चैलेंज करती हैं, यानी आर्थिक रूप से हमारी जरूरतें हर समाज में, हर दशक में बदलती रहती हैं। क्लियर है? तो आप 1947 के भारत की कल्पना कीजिए, क्योंकि हम जब तक अपनी समस्याओं की जड़ों को नहीं समझेंगे, NCERT यहीं पर थोड़ा सा मार खा जाता है, वो हमें हमारी जड़ों तक नहीं लेके जा रहा है। जब तक हम जड़ों पे नहीं पहुंचेंगे तब तक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को पढ़कर, प्रिंसिपल्स को पढ़कर, मैंने पहली लाइन में क्लियर कर दिया कि इकोनॉमी सिद्धांतों का विषय नहीं है, इकोनॉमी जो है वो अनुप्रयोग का विषय है। बस मेरी इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं और आपको क्या पढ़ना है। इन दोनों के बीच में हम सिंक्रोनाइजेशन कर पाएंगे। ये हमारे आपके बीच व्यवहार की बात है, हमारे आपके बीच प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है। तो बहुत ढेर सारे सिद्धांतों को जानने के बावजूद लोग इकोनॉमी को एक बहुत नीरस और बकवास सब्जेक्ट कहते हैं कि सर इसमें हमारे नंबर नहीं आते, हम इसके क्वेश्चन नहीं कर पाते। बिल्कुल गलत है। जब तक आप इसका जो है ओरिएंटेशन, जब तक आप इसका पर्याय नहीं समझेंगे, तब तक इसके लिए आपके साथ इसके साथ आगे जाना बहुत मुश्किल होगा। अब 1947 के भारत में आप कल्पना करिए, मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए, आप वित्त मंत्री बन जाइए, और आपके सामने इतने कम संसाधन हैं, देश जो है वो भयानक गुलामी से निकला है, एक विभाजन को उसने दंश से ढेला है, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है।
किसी के पास हमारे पास रास्ता नहीं है। अब इस दौरान आपको अपने संसाधनों को ऑप्टिमाइज करना है। सबसे बड़ी बात है, अर्थव्यवस्था भी मनोबल में चलती है। इकोनॉमी एक इमोशनल सब्जेक्ट है दोस्त, इमोशनल सब्जेक्ट है, और मैं प्रूव करता हूं। अभी आप देखेंगे हमारे यहां त्योहारों का, इतने त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? दीपावली हो गई, ईद हो गई, होली हो गई, तमाम तरह के त्योहार। ये त्योहार हमें बूस्ट देते हैं खर्च करने के लिए। हम बाजार में जाते हैं, मांग करते हैं, उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, मेले लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है। इस उत्साह से हम मांग बढ़ाते हैं, मांग जब बढ़ती है तो आपूर्ति बढ़ती है, आपूर्ति जब बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में रोजगार और जो इकोनॉमी का फ्लो है वो मेंटेन रहता है। इसीलिए इकोनॉमी एक इमोशनल सब्जेक्ट है। ई फॉर इकोनॉमी एंड ई फॉर इमोशंस, याद रखिएगा। ये मैंने क्या बताया, पहले अप्लाइड सब्जेक्ट है, दूसरा ये इमोशन सब्जेक्ट है। लोगों के इमोशन से भी इकोनॉमी तय होती है। कुछ दिन पहले की बात करता हूं, जब चाइना के साथ हमारा बॉर्डर तनातनी बढ़ा, हमारे कई सैनिक शहीद हुए, हमने कहा चाइना का सामान हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमने चाइना के सामान का बहिष्कार करना शुरू किया। चाइना के विदेश व्यापार में कमी आनी शुरू हो गई, और हमने सिर्फ यही नहीं कहा, हमने यह भी कहा कि हम खुद से बनाएंगे। उस समय हमारा इमोशन जो है वो जोर था। आप भी उस आंदोलन में हो सकता है आप भी पार्टिसिपेट किए हो, या आपने भी उसके बारे में सुना हो। और हमने धीरे धीरे क्या किया, दीपावली पे कहा हम दिए जलाएंगे, लेकिन हम चाइना के माल का विरोध करेंगे, हम चाइनीज झालर नहीं लगाएंगे, चाइनीज फलाना नहीं काम करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, उस समय हमारे जो कुम्हार लोग हैं, जो हमारे कुम्हार भाई बहन हैं, उनको कितना अधिक रोजगार मिला, और आपने अपने देश के लोगों की डिमांड को बढ़ा दिया। क्या ये कुम्हार वर्ग या ये जो भारतीय झालर बनाने वाले लोग थे, या भारतीय जो खिलौने बनाने वाले लोग थे, ये पहले नहीं थे, ये पहले भी थे, लेकिन आपका इमोशन अटैच नहीं था। आप डिमांड चाइना के सामान की कर रहे थे। अचानक से आपने क्या किया, चाइना के सामान को जो है बिल्कुल कट ऑफ किया, और बोला कि मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय का सामान खरीदूंगा, 4 रुपए महंगा हो जाएगा, मैं खरीदने को तैयार हूं। और अचानक से क्या हुआ, भारतीय जो मैन्युफैक्चरर थे उनके सामान में बूम आने लगी। लोग जाते थे दुकानों पर, अरे मेड इन चाइना, ये नहीं लेंगे भाई, भारत वाले हैं, हमें भारत का दो। क्या चीज इन्वॉल्व हुई, डिमांड सप्लाई तब भी थी, पहले भी डिमांड सप्लाई थी, अब भी डिमांड सप्लाई है, लेकिन इन दोनों में क्या चीज अटैच हो गई, इमोशंस अटैच हो गया। तो एक गुण रहस्य आपको दे रहा हूं, अगर आपको इकोनॉमी के अंदर जाना है, इकोनॉमी के अंदर अपनी पकड़ बनानी है, तो याद रखिएगा इकोनॉमी एक अप्लाइड पार्ट है और इकोनॉमी एक इमोशनल पार्ट है, दोनों चीज के साथ इन्वॉल्व होती है। और आप बताइए, क्या इस मुहिम में आप थे, आपने ये ऐसा किया, हमने किया, आपने भी किया होगा, लोगों ने ये मूवमेंट चलाए, बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, 4 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, हम देंगे, लेकिन हम भारतीय से ही सामान खरीदेंगे, हम भारत का ही सामान खरीदेंगे। यस या नो, मुझे बताइए। यस, मानते हैं ऐसा हुआ था? अचानक से आपने भारतीय विनिर्माताओं के, आपने पूरी जीवन जो है वो बदल के रख दिया। आप खर्च कर रहे थे, लेकिन कहां खर्च कर रहे थे, ये डिसीजन आपने इकोनॉमी में अपने इमोशन के आधार पर लिया। इसमें राष्ट्र का इमोशन जुड़ गया। डन है? मैं आपको अवधारणा दे रहा हूं, तो जब तक आप इस इमोशन को लेकर नहीं आओगे कि 1947 क्यों इकोनॉमी, ज्यादातर मेरे से बच्चों ने कहा, जब तक मैं नहीं पढ़ा था, 95% बच्चों ने कहा कि सर इकोनॉमी हमें अच्छी नहीं लगती है, इकोनॉमी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कभी नहीं रहा। मानता हूं, लेकिन उसको पढ़ने और पढ़ाने का तरीका अलग। जब तक आप इसमें ये निकाल के नहीं डाल दोगे ना अपना कलेजा, तब तक ये तुम्हें कभी रस नहीं देगा इसमें। और एक बार ये तुम्हारी पकड़ में आ गई, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, तुम्हारी बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज है कि आज देश एक दूसरे के साथ जो रिश्ता बना रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, वो भी इकोनॉमी तय करती है। ठीक है, अरे आप देखो आपके जीवन में किसी भी लड़की, आपको जो कोई भी अगर किसी की शादी वादी ढूंढी जा रही होगी, आपकी किसी बड़ी बहन की शादी ढूंढी जा रही होगी, पिता कहता है यार लड़की की नौकरी अच्छी होनी चाहिए, या ये कहता है नौकरी अच्छी हो ना हो, लेकिन बाप ने बढ़िया मकान बनवा दिया है, बाप ने उसके लड़के के बाप ने फलाना कर दिया है, इसलिए लड़की के लिए रिश्ता बढ़िया, हमारी बेटी खुश रहेगी। इस तरह के शब्द आपने सुने कि नहीं सुने अपने समाज में, अपने परिवारों में सुना है कि नहीं सुना? जब रिश्ता भी खोजने जाते हो तो अर्थव्यवस्था सबसे पहले देखते हो। लड़का डायरेक्टली नौकरी करने, मेरे सामने की कई बात है, बोला अच्छा वो लड़के ने 3 मंजिला जो मकान बनवा रखा, दुकान पापा ने खुलवा दी है, 4-20 खेत है उसके, भैया इतने एकड़ खेत हैं, बहुत बढ़िया, जो है हमारी बेटी बड़ी सुखी रहेगी, बड़े मजे से यहां पर राज करेगी। यानी यहां पर रिश्ते भी जब हम बनाते हैं तो इकोनॉमी देखते हैं। राइट और रॉन्ग, जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, लेकिन मैं एक बहुतायत की बात कर रहा हूं। इसीलिए टीचर का उत्तरदायित्व है
कि वो इकोनॉमी का सही चेहरा आपके सामने रखे कि ये सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें कहां तक लेकर जा सकता है, चुनौतियां क्या है, संभावनाएं कितनी है, क्या सीख सकते हो और क्या सिखा सकते हो। ये सारी वस्तुएं जो है वो इकोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। इसीलिए जब मैं आता हूं तो मैं सबसे पहले ये कह देता हूं, भाई मैं इकोनॉमिक्स में गणित नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। वेब सीरीज देखते हो ना, तो एक के बाद एक देखते चले जाते हो, धड़ाधड़ इसके बाद क्या होगा। तो मेरी क्लास ना वेब सीरीज की तरह चलती है, हम कहानियां कहते 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 इकोनॉमी कब सीख जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता।